एक बार मिथिला के दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। खेल प्रेमी महाराज ने दरबार में उसका स्वागत किया। पहलवान ने गर्वीली वाणी में बताया, मैं दिल्ली से आया हूं और मेरा नाम ज्वाला सिंह है। मैं आसपास के राजाओं के सभी पहलवानों को पछाड़ चुका हूं। सुना है नृपति, आपके राज्य में एक से एक बढ़कर पहलवान है। मैं देखना चाहता हूं कि कोई मुझे टक्कर दे सकता है या नहीं। ज्वाला सिंह की बातें सुनकर मिथिला नरेश बोले, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। ज्वाला सिंह बोला, मुझे तो आज तक कोई ऐसा मिला नहीं। मिथिला नरेश बोले, ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में शक्ति और पैंतरों का आकलन होगा। अगले दिन अखाड़े में ज्वाला सिंह गरज रहा था। मिथिला के सभी पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। महाराज के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। मिथिला का सम्मान खतरे में था। महाराज ने उदास चेहरे से दरबारियों की तरफ देखा। महाराज की उदासी देखकर अचानक गोनू झा खड़े होकर गरजे, महाराज, मैं ज्वाला सिंह से द्वंद्व करूंगा। यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं, क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था। प्रतिद्वंद्वी की हड्डियां टूट जाती थी। तब घरवालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। कुछ दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मेहमान हत्या की रेखा है, जो कभी लड़ते लड़ते मेरे हाथों होगी। इसीलिए मैं कुश्ती नहीं लड़ता, पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा। ज्वाला सिंह भौंचक्का सा उस कमजोर आदमी को देख रहा था, जो इतनी गरज के साथ उसकी चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा के दिमाग में कुछ चल रहा है। गोनू झा बोले, हाँ भाई ज्वाला सिंह, तुमने इतनी कुश्तियां लड़ी और जीती हैं। तुम कुश्ती के विद्वान हो, कुश्ती की सरगम तो जानते ही होगे। सरगम? ज्वाला सिंह हचकचा गया। अरे भाई, सरगम नहीं जानते कुश्ती की, कैसे पहलवान हो? जानता हूं ना, सब जानता हूं, क्यों नहीं जानूंगा? ज्वाला सिंह को कहना ही पड़ा, पर भीतर ही भीतर वह घबरा गया था। तो फिर ठीक है, कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुतलय और पटक ताल में होगी, साथ ही काल भैरव राग में होगी, गोनू झा ने कहा। ज्वाला सिंह ने सहमति में सिर तो हिला दिया, पर उसका दिल लरज उठा। उसने आज तक इस तरीके से कुश्ती नहीं लड़ी थी जिस तरीके से गोनू झा बता रहे थे। उस रात ज्वाला सिंह को शाही अतिथि गृह में रखा गया। रात्रि के भोजन के उपरांत ज्वाला सिंह आराम करने लगा, पर उसका मन इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि कुश्ती का यह कौन सा नया तरीका है। तभी एक दरबारी बोला, पहलवान जी, कल तो वास्तव में कुश्ती में मजा आ जाएगा। गोनू झा पटक ताल में जरा कत्थई है, पर द्रुत लय में उनका जवाब नहीं है। आप पलक भी न झपकेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। क्या गजब का पैंतरा है उनका। ज्वाला सिंह ने अपने होठों पर जबान फिराई। आपने कहाँ से सीखी यह विद्या? दरबारी ने पूछा। दिल्ली से ही हूं। दिल्ली में दांव पैंच तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक ल, तान और ताल का पता न चले तो क्या सीखा। गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद हैं, और यह तो आप जानते ही होंगे कि काल भैरव बड़े क्रोधी मल्ल हैं। ज्वाला सिंह को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसका मनोबल टूट चुका था, डर उस पर हावी हो चुका था। अच्छा, अब मुझे आराम करने दो, कहकर ज्वाला सिंह ने करवट बदल ली। दरबारी मुस्कराता हुआ वहां से चला आया। सुबह मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे। अखाड़े में गोनू झा गरज रहे थे, भी शोर मचा रही थी। ज्वाला सिंह का कहीं अता पता नहीं था। सारे मिथिला में खोजने पर भी वह नहीं मिला। गोनू झा को विजेता घोषित किया गया। उन्हें ढेरों पुरस्कार दिए गए। महाराज के चेहरे पर मुस्कान थी। ईर्ष्यालु दरबारी गोनू झा की जय जयकार सुनकर जले जा रहे थे। महाराज ने गोनू झा को बुलाकर पूछा तो गोनू झा बोले, महाराज, मैंने उस ज्वाला सिंह को सुर, लय, ताल के जाल में तो फांसा ही दिया था, बाकी काम एक दरबारी ने पूरा कर दिया। महाराज, सच तो यह है कि कोई भी लई जीतने के लिए शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल भी मजबूत व दृढ़ होना चाहिए। ज्वाला सिंह का मनोबल टूट चुका था। भाई वाह, गोनू झा, तुमने मिथिला का सम्मान बचा लिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं।